हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स पाठशाला। हम लोग रेलवे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। आज लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 6। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपके पास आ रहा है ट्रैक्शन या फिर ट्रैक्टिव एफर्ट क्या होता है ना। इसको देखते हैं। तो होता क्या है कि द पावर अप्लाइड बाय द इंजन ऑन द ड्राइविंग व्हील, मतलब इंजन जो है गाड़ी को खींचने की शक्ति, कुल मिला के क्या बोल दिया मैं, इंजन का जो पावर होता है ना, इंजन जो पावर लगाता है ड्राइविंग व्हील में। एक्चुअली में क्या होता है, कार वगैरह जब चलता है तो देखे होगे उसका एक चक्का जो रहता है ड्राइविंग व्हील, यानी कि जो पावर के साथ चलता है, और एक तो सिर्फ घूमता है। ठीक है ना, मतलब जिस एक्सेलरेशन देने से दो चक्का जो चल रहा है वही ड्राइविंग व्हील है। ट्रेन की बात हो रही है, लोकोमोटिव की बात हो रही है। ठीक है, तो नीचे में आपका इंजन दिख रहा है। तो इस इंजन में आपको बताया गया कि जो सबसे लेफ्ट में है, सबसे शुरू में, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोगी कैरियर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, बोगी कैरियर बोल रहे हैं। तो दो चक्का होता है, एक चक्का जो दिख रहा है आपको और एक चक्का जस्ट उसके अपोजिट साइड में होगा। तो दो बोगी कैरियर होता है। और वैसे ही ड्राइविंग व्हील अलग अलग हो सकता है। इधर आपको जो दिख रहा है 6 ड्राइविंग व्हील दिख रहा है, 8 ड्राइविंग व्हील भी हो सकता है। तो इस लोकोमोटिव को कुल मिला के 262 लोकोमोटिव बोलते हैं। तो 262 का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे शुरुआत में है 2, ये आपको बोगी कैरियर के बारे में बताएगा। बीच वाला जो रहता है वो ड्राइविंग व्हील के बारे में बताता है। ठीक है ना। अब ये 262 है, उसी की जगह में 282 भी हो सकता है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना। तो ये आपका क्या हो गया, तो 6 जो है ड्राइविंग व्हील हो गया, और जो लास्ट में जो रहता है वो ट्रेलिंग व्हील होता है। ठीक है ना, ट्रेलिंग व्हील भी 2 ट्रेलिंग व्हील है। ठीक है ना। तो एक्सल क्या होता है, एक्सल आपको ये लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, दो चक्के जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं उसी को एक्सल बोलते हैं। एक्सल के थ्रू ही दो चक्के एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि दो चक्कों में एक एक्सल होगा। ठीक है ना। तो वैसे ही क्या बोल सकता हूं मैं, यहाँ पर 6 ड्राइविंग व्हील है, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 3 एक्सल बोल सकता हूँ। 3 ड्राइविंग एक्सल बोल सकते हैं क्या, 3 ड्राइविंग एक्सल बोल सकते हैं। 6 नंबर ऑफ ड्राइविंग व्हील या फिर 3 ड्राइविंग एक्सल बोला जा सकता है। इस चीज को, पॉइंट को याद रखना, अभी आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काम आएगा। ठीक है ना। वैसे ट्रेलिंग व्हील में 2 ट्रेलिंग व्हील है या फिर एक ट्रेलिंग एक्सल बोल सकते हैं। 2 बोगी कैरियर है तो एक बोगी एक्सल हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चक्के का काम क्या होता है तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। ड्राइविंग व्हील जो मेन होता है वही आपका पावर देने का काम करेगा। उसी के द्वारा क्या होगा, आपका गाड़ी आगे बढ़ेगा कुल मिला के। और ट्रेलिंग व्हील बस सपोर्ट के लिए होता है। जैसे कि ट्रक वर्क में एक्स्ट्रा चक्का प्रोवाइड करते हैं ना, वैसे यहाँ पर ये एक्स्ट्रा चक्का है, बस घूम रहा है। तो ये ट्रेलिंग व्हील हो गया। और बोगी कैरियर होता है, बोगी कैरियर का कैरी करने का काम करता है और कुछ नहीं। तो अब आगे देखते हैं हॉलिंग को कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। तो हॉलिंग कैपेसिटी होता क्या है, पहले ये देख लो। मैक्सिमम लोड विच कैन बी पुल्ड बाय द इंजन। ठीक है ना। तो इंजन के द्वारा जो मैक्सिमम लोड वो खींच सकता है, मैक्सिमम लोड विच कैन बी पुल्ड बाय द इंजन, उसी को हम लोग, उसकी मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी है हॉलिंग कैपेसिटी, और कुछ नहीं। तो इसको निकालते कैसे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा। म्यू एन इंटू डब्ल्यू। म्यू क्या है, एन क्या है, डब्ल्यू क्या है, नीचे आपको दिया गया है। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू। म्यू क्या है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। एन जो है नंबर ऑफ एक्सल ऑफ ड्राइविंग व्हील है। ठीक है ना। यहाँ पर याद रखना कि एक्सल बोल रहा है, ठीक है ना, व्हील नहीं बोल रहा है। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एक्सल ऑफ ड्राइविंग व्हील है वो बोल रहा है ना। ठीक है ना। एक्सल ऑफ ड्राइविंग व्हील बोल रहा है, एक्सल के बारे में बोल रहा है। तो एक्सल हम लोग क्या होता है वो हम लोग देखे थे, दो चक्कों से एक एक्सल कनेक्टेड रहेगा। तो वही चीज बोल रहा है वो, एन वही है। ठीक है ना, नंबर ऑफ एक्सल है। उसके बाद फिर देखते हैं कि लोड ऑन ईच ड्राइविंग एक्सल, डब्ल्यू क्या है, लोड है। ठीक है, ईच ड्राइविंग एक्सल में जो लोड है वो दिया गया है। तो एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वो सब क्लियर हो जाएगा, ऊपर में नहीं समझ आया होगा तो अ ट्रेन इज हॉल्ड बाय 282 लोकोमोटिव। ठीक है, क्या बोल रहा है, 282 लोकोमोटिव। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि 8 जो है ड्राइविंग व्हील के बारे में बोल रहा है, 2 बोगी कैरियर के बारे में, और 2 जो है ट्रेलिंग व्हील के बारे में बोल रहा है। लोकोमोटिव विथ 22.5 टन ऑन ईच ड्राइविंग एक्सल, मतलब ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, 22.5 किसकी वैल्यू हो जाएगी, जल्दी से बताओ, डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। फॉर्मूला में ऊपर में डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू क्या था, लोड ऑन ईच ड्राइविंग एक्सल। तो ये बोल रहा है ईच ड्राइविंग एक्सल में कितना लोड है, तो 22.5 है। उसके बाद बोल रहा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ रेल व्हील फ्रिक्शन, मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है 0.25, एंड व्हाट वुड बी द हॉलिंग कैपेसिटी पूछ रहा है। हॉलिंग कैपेसिटी पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, म्यू एन इंटू डब्ल्यू करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। म्यू की जगह में क्या रख दूंगा, 0.25 रख दूंगा। एन की जगह में कितना रखना है मेरे को,
एन की जगह में नंबर ऑफ एक्सल रखते हैं तो 4 रखेंगे, इस चीज को याद रखना है। 8 तो ड्राइविंग व्हील है, ड्राइविंग व्हील 8 है, तो उसका ड्राइविंग एक्सल कितना हो जाएगा, ड्राइविंग एक्सल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना, ठीक है। और उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 22.5, जो कि क्या है आपका ईच ड्राइविंग एक्सल का लोड है। अब इसको सबको सॉल्यूशन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करने की जरूरत है क्या, 2500 तो दिख ही रहा है, 22.5 ही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे आपका राइट हैंड टर्न आउट, ठीक है ना, राइट हैंड टर्न आउट इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसी को बोल सकते हैं पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ये सब क्या होता है इसको देखते हैं, है ना। एक मिनट, कुछ भूल गया हूं, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को, ऊपर बताना, कुछ तो भूला हूं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड टर्न आउट, राइट हैंड टर्न आउट, या फिर इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रॉस ओवर बोल रहे हैं, या फिर इसी को पॉइंट एंड क्रॉसिंग बोलते हैं। टर्न आउट मतलब क्या होता है, टर्न आउट मतलब होता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाना, ठीक है ना। एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने का जो अरेंजमेंट होता है उसी को टर्न आउट बोलते हैं। तो क्रॉस ओवर क्या होता है, क्रॉस ओवर भी वही होता है, एक रेलवे ट्रैक से दूसरे ट्रैक में क्रॉस करना, ठीक है, तो वो क्रॉस ओवर हो गया। पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्या होता है, तो वो भी वही चीज होता है, ठीक है ना, वो भी अलाउ करता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए ट्रेन को, तो उसको हम लोग पॉइंट एंड क्रॉसिंग, कुल मिला के पॉइंट एंड क्रॉसिंग बोल लो, क्या बोल लो इसको, पॉइंट एंड क्रॉसिंग बोल सकते हैं, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्रॉस ओवर, ठीक है ना, क्रॉस ओवर। आगे समझ में। तो अब इसको देखते हैं, ये सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी सब चीज भूल जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बस याद रखते जाना। ये एक ट्रैक दिख रहा है आपको, ग्रीन कलर में दिखते जाएगा, जो मैं बनाते जाऊंगा उसी को देखते जाना। ये एक ट्रैक दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया जाए क्या, बोल्ड कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, और इसको मिटा देते हैं, चलो ठीक है। तो ये जो एक ट्रैक दिख रहा है ये मेन ट्रैक है, ठीक है ना, ये मेन ट्रैक है, सीधा जा रहा था आपका, सीधा जा रहा था, लेकिन एक और ट्रैक इससे निकल रहा है राइट साइड में, ठीक है ना, इसको हम लोग ब्रांच ट्रैक बोल सकते हैं। मतलब ये जो मेन ट्रैक है वो अलाउ कर रहा है कि आप राइट साइड में जा सकते हैं करके, ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्न आउट बोल रहे हैं। और कैसा टर्न हो रहा है, राइट हैंड में, इसलिए इसको राइट हैंड टर्न आउट बोल रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे, ठीक है, अब एक देखते हैं आगे। अब देखो ऐसा ट्रैक जो फिक्स है अपने जगह में, देखो ग्रीन कलर में बना रहा हूं, ऐसा ट्रैक जो अपने जगह में फिक्स है, अपने जगह में फिक्स है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रेल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक रेल। वैसे पूरा स्टॉक रेल नहीं होता, स्टॉक रेल जो होता है टो से चालू होता है, टो क्या अभी नहीं समझ में आएगा, टो और नोजिंग में जाके लगभग खत्म हो जाता है। तो ये जो होता है आपका स्टॉक रेल कहलाता है, और वैसे ही लगभग यहां से यहां तक आपका स्टॉक रेल कहलाता है ब्रांच ट्रैक का, ठीक है ना। स्टॉक रेल कैसा ट्रैक होता है, मैं बोला स्टॉक रेल एक फिक्स्ड ट्रैक होता है जो कि मूवमेंट नहीं करता, मतलब जैसा बना दिया गया है वैसे ही अपने जगह में फिक्स रहता है, ठीक है। तो मूवमेंट जो करता है उसको क्या बोलते हैं, जो ट्रैक मूवमेंट करता है और जिसके कारण हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि हम सीधा जाएंगे ट्रेन से या फिर राइट साइड में जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे ट्रैक को ही हम लोग बोलते हैं टंग रेल बोलते हैं, सॉरी ऐसे रेल को ही हम लोग बोलते हैं टंग रेल बोलते हैं, ठीक है। अब देखते जाना, स्टॉक रेल समझ में आ गया। स्टॉक रेल एक फिक्स्ड रेल होता है, जबकि टंग रेल क्या करता है, मूव करता है। जो रेड कलर में जो दिख रहा है ना, वो टंग रेल का ही भाग है, ठीक है ना। तो ये जो टंग रेल होता है ना, उसके दो पार्ट हो सकते हैं, या फिर वो यूनिफॉर्म साइज का नहीं होता बोल सकते हैं हम लोग। एक उसका टो पार्ट होता है जो कि सबसे पतला होता है, और एक हिल पार्ट होता है जो कि सबसे मोटा होता है। ऊपर वाला भी वैसी है, टो होगा और ये हिल होगा, ठीक है। ये दोनों टंग रेल हैं आपके, ये मतलब ये जो रेल जा रहा है ये क्या है आपका टंग रेल है। तो टंग रेल जो होता है वो मूवमेंट करता है, और कैसे मूवमेंट करता है उसको आगे समझेंगे, और जिसके कारण हम लोग समझ पाते हैं कि हमारा ट्रैक कैसे अलाउ करेगा ट्रेन को जाने के लिए, ठीक है ना। अभी जो गिवन फिगर में दिख रहा है आपको कि इसमें ट्रेन जो होगा वो सीधा जाएगा कि राइट साइड में जाएगा, बताओ। इसमें ट्रेन जो होगा सीधा जाएगा कि राइट साइड में जाएगा, तो इसमें जो दिख रहा है ना गिवन फिगर में आपका राइट साइड में जाएगा, सीधा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा खुला हुआ है, टंग रेल जो है वो अलाउ कर रहा है इस डायरेक्शन में जाने के लिए।
आ रहा है समझ में? यहाँ पर गैप दिख रहा होगा ना आपको, यहाँ पर गैप दिख रहा होगा, तो यहाँ पर से जब चक्का चल देगा तो कौन से ट्रैक में जाएगा, और जबकि इधर जो दिख रहा है ऊपर वाले में आपको क्या कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, स्टॉक रेल के साथ टंग रेल जो है वो चिपका हुआ है, तो जिसके कारण वो सीधा जा ही नहीं सकता। ठीक है ना, एकदम सिंपल सा अरेंजमेंट है, और एक बार समझ लो ना तो जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे इस चीज को, और अगर नहीं समझे रहोगे ना तो बार बार वही बहुत दिक्कत करता है ये स्टूडेंट्स को। अगर समझ में नहीं आता है तो दिक्कत करता है, और समझ में आ जाता है तो बहुत सुंदर रूप से ये क्वेश्चन इसके बन जाते हैं। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन इसके बनते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन इससे आते हैं और आ भी सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना भाई। तो हम लोग दो रेल समझ लिए, एक स्टॉक रेल समझे और एक टंग रेल समझे। टंग रेल में मैं ये बताया कि टंग रेल जो होता है उसका साइज यूनिफॉर्म नहीं होता, जब सबसे जो सामने जो होता है वो टो होता है जो कि सबसे पतला होता है और फिर मोटा होते जाता है हिल तक, और हिल के बाद जितना साइज होता है उतना ही फिर वो कंटिन्यू होते जाता है। ठीक है ना, मतलब यूनिफॉर्म रहता है हिल के बाद। इतना समझ में आ गया क्या? अब ये जो टो होता है इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ब्लेड बोलते हैं या फिर स्विच पॉइंट बोलते हैं। ठीक है ना, तो टो को ही हम लोग स्विच बोल सकते हैं। ठीक है ना, टो को ही हम लोग स्विच बोल सकते हैं या फिर पॉइंट ब्लेड बोल सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट कहला गया, और फिर आखिरी में जब ये टंग रेल यहाँ पर मिलता है जहां पर आपका क्रॉसिंग होता है, तो ये देखो यहाँ पर हाईलाइट करके दिया गया है, ये क्रॉसिंग होता है। ठीक है ना, क्रॉसिंग होता है, और ये जो होता है नोज होता है, खैर उसको बाद में समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं। पॉइंट जो होता है वो टंग का सबसे शुरुआत वाला भाग होता है, पॉइंट या फिर टो, और जो सबसे आखिरी वाला जो भाग होता है जहां पर से हम लोग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाते हैं या फिर इंटरसेक्शन है दोनों ट्रैक का, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रॉसिंग। तो ये अरेंजमेंट कहला जाता है इसी कारण से पॉइंट एंड क्रॉसिंग। ठीक है, आगे समझ में पॉइंट एंड क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं, अब आगे देखते हैं। एक एक करके मैं पॉइंट को समझाते जा रहा हूं। अभी तक सिर्फ हम लोग दो चीज समझे हैं, स्टॉक रेल एंड टंग रेल। अब समझते हैं स्विच एंगल को। ठीक है ना, अब क्या समझेंगे, स्विच एंगल क्या होता है। देखो, जो स्टॉक रेल होता है और जो टंग रेल होता है उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको स्विच एंगल बोलते हैं। अब आप लोग ये जान चुके हैं स्टॉक रेल क्या है और टंग रेल क्या है। ये जो है आपका स्टॉक रेल है और ये जो है आपका टंग रेल है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको मान लेते हैं अल्फा मान लेते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, स्विच एंगल हो गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। वैसे नीचे में भी बना सकते हो आप, ये टंग रेल और ये क्या हो जाएगा आपका स्टॉक रेल, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, स्विच एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, एक एक करके मैं अभी बताते जा रहा हूँ। जो थ्योरी पोर्शन है उसमें मैं फिर से नहीं बताऊंगा, जो बताने लायक होगा उसको बताऊंगा, अदरवाइज आप लोग स्क्रीनशॉट करके अपने से लिख सकते हैं। थ्योरी को मैं बोल के नहीं लिखाऊंगा। ठीक है ना, आगे समझ में? तो अभी मैं समझाते जा रहा हूँ बस। ये आपको समझ में आ गया स्विच एंगल क्या होता है। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, थ्रो ऑफ स्विच को समझते हैं। थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है, थ्रो ऑफ स्विच। देखो, स्विच किसको बोलते हैं, मैं बोला जो टो होता है उसी को स्विच बोलते हैं। अब वो स्विच जब थ्रो होता है, थ्रो मतलब आपका जो मेन रेल होता है या फिर स्टॉक रेल जो अपने जगह में फिक्स है, ठीक है ना, और जो टंग रेल है उसके बीच में जो स्पेसिंग होता है उसी को हम लोग थ्रो ऑफ स्विच बोलते हैं। पता नहीं यहाँ पर दिख पा रहा है कि नहीं, थोड़ा जूम कर देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिंग दिख रहा है मेरे को, ये स्टॉक रेल और ये ऊपर वाला जो रेड कलर का है टंग रेल, उसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग मेरे को दिख रहा है। तो इन्हीं स्पेसिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रो ऑफ स्विच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रो। अब ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है ना, इसको जूम आउट कर देता हूं, अब लिखता हूं तो समझ आएगा। इसको क्या बोलते हैं, थ्रो ऑफ स्विच बोलते हैं। आगे समझ में थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है। तो अभी तक क्या समझ लिए, स्टॉक रेल समझ लिए, टंग रेल, स्विच एंगल और थ्रो ऑफ स्विच। अब आगे बढ़ते हैं। थ्रो ऑफ स्विच वैसे तो ब्रॉड गेज के लिए कितना थ्रो ऑफ स्विच होता है, नैरो मीटर गेज के लिए कितना थ्रो ऑफ स्विच होता है, उसको मैं बताऊंगा। ठीक है ना, जब थ्योरी पढ़ेंगे आगे तो मैं बताऊंगा। अब देखते हैं टेक्निकल पॉइंट आपका, हिल ब्लॉक। हिल कहां पर है वो चीज पहले बताओ। मैं एक चीज बताया था, जो रेड कलर है, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म सेक्शन नहीं होता। टंग रेल का भाग है जो रेड कलर में है और उसमें टो होता है, हिल होता है। तो हिल में ही आपका क्या होता है, हिल ब्लॉक होता है। हिल में ही आपका हिल ब्लॉक होता है। ठीक है, हिल में ही आपका क्या होता है, हिल ब्लॉक। यहाँ पर आपका क्या रहेगा, हिल ब्लॉक रहता है। ठीक है ना, हिल ब्लॉक रहता है जो कि टंग रेल और स्टॉक रेल में थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, बस इतना याद रखना कि हिल ब्लॉक कहाँ पर रहता है। तो या फिर ये भी याद रखना कि हिल ब्लॉक जो रहता है इनर फेस ऑफ द स्टॉक रेल और आउटर फेस ऑफ द टंग रेल के बीच में होता है। ठीक है ना, समझ आया क्या? इतना समझ में आया कि नहीं बता दो,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, इनर फेस मतलब समझ रहे हो ना, ये स्टॉक रेल का इनर फेस क्या हो जाएगा, इनर फेस आउटर फेस समझते हो ना, ये हो जाएगा, ये वाला भाग इनर फेस हो जाएगा ना, ठीक है, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, इनर फेस हो जाएगा, और ये वाला जो भाग है वो आउटर फेस हो जाएगा टंग रेल के लिए, ठीक है। तो टंग रेल का आउटर फेस और इनर फेस ऑफ द स्टॉक रेल के बीच में आपका फिट होता है स्टॉक रेल। आ गया समझ में? और कहाँ पर? हिल में, ठीक है ना, हिल ऑफ टंग रेल में। अब आगे देखें, क्या हिल ब्लॉक भी समझ में आ गया। अब समझते हैं हिल क्लियरेंस एंड हिल डाइवर्जेंस, ये इंपॉर्टेंट है। हिल क्लियरेंस एंड हिल डाइवर्जेंस क्या होता है? तो ये अब थोड़ा सा अलग होता है, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप लोग, हिल ब्लॉक और हिल क्लियरेंस और हिल डाइवर्जेंस। हिल क्लियरेंस को ही हिल डाइवर्जेंस बोलते हैं एक्चुअली में। तो हिल क्लियरेंस और हिल ब्लॉक में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप लोग बोलोगे कि जो हिल ब्लॉक है उसी का जो डिस्टेंस है उसको हिल क्लियरेंस बोल दोगे, लेकिन वो गलत है। अब इसको समझते हैं इससे, जो कि अब बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो, अब ये जो ट्रैक दिख रहा है आपको, इसमें मैं फिर से एक बार रिवीजन कर देता हूँ। ये वाला जो ट्रैक है ग्रीन कलर में मैं बनाते जा रहा हूँ, ये क्या है? स्टॉक रेल है। ये भी क्या है? आपका स्टॉक रेल है, ठीक है। अब मैं मिटाल रहा हूँ, स्टॉक रेल समझ में आ गया ना। अब देखो टंग रेल कौन सा हो जाएगा, ये जो है आपका टंग रेल है, ठीक है ना, ये जो है टंग रेल है। टंग रेल मूव कर सकता है, मैं बोला ये टंग रेल है। यहाँ पर अभी किसके साथ चिपका हुआ है? ये ब्रांच वाले स्टॉक रेल के साथ चिपका हुआ है, ठीक है ना। और जबकि इसमें ट्रेन कैसे जाएगा? सीधा जाएगा कि राइट वाले ट्रैक में जाएगा? इसमें ट्रेन सीधा जाएगा ना, सीधा जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जिस डायरेक्शन में मान लो जब ट्रेन जो है चल रहा है आपका ऐसा, मतलब डाउन से अप डायरेक्शन में चल रहा है, या फिर मैं बोल सकता हूँ पहले उसको स्विच मिल रहा है, ठीक है ना, पहले उसको स्विच मिल रहा है, इसको स्विच बोलते हैं ना, स्विच या फिर पॉइंट या फिर टो। तो स्विच पहले मिलेगा और उसके बाद क्रॉसिंग मिलेगा, नोज को क्रॉसिंग बोलते हैं, याद रखना। तो पहले स्विच मिलेगा बाद में क्रॉसिंग मिलेगा, तो इसको फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं। स्पेलिंग गलत लिख दिया क्या? तो इसको फेसिंग डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और जब हम लोग उल्टा आएंगे, ठीक है ना, अप से डाउन आएंगे, मतलब ये है कि पहले क्रॉसिंग मिलेगा और बाद में फिर क्या मिलेगा? स्विच मिलेगा। तो ऐसे डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बेकिंग नहीं, उसको बोलते हैं ट्रेलिंग, ट्रेलिंग डायरेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना, TRAIL। तो ट्रेल हो गया, तो ट्रेल से ट्रेलिंग, ट्रेलिंग डायरेक्शन, ठीक है ना, फेसिंग डायरेक्शन और ट्रेलिंग डायरेक्शन बोलते हैं। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अभी एक एक चीज को समझते जाओ और अपने आप में बोलते भी जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग भी बोलते जाओ और रिवीजन करते जाओ, ठीक है ना। हर एक चीज समझ में आएगा। देखो, मैं ऐसे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ हर एक लेक्चर में कि आपको यहाँ पढ़ने के बाद ना कोई सा ऑफलाइन ट्यूशन, ना ही इंटरनेट, ना ही कोई अदर यूट्यूब चैनल का सहारा लेने की जरूरत पड़े, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो पढ़ा हूँ बहुत स्ट्रगल करके पढ़ा हूँ। कोई भी ट्यूशन क्लास, वैसे ट्यूशन तो मैं आज तक पढ़ा ही नहीं हूँ टेक्निकल का, अपने से ही स्टडी किया हूँ। लेकिन जो ऑनलाइन स्टडी चैनल जो भी होते हैं यूट्यूब वगैरह में, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो उतने अच्छे से, उतने डीप से या फिर हर एक चीज को पढ़ाते ही नहीं है मेरे, या फिर हो सकता है कि मेरे को ऐसा कोई सा क्लास नहीं मिला यूट्यूब में। लेकिन मैं ऐसा कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अगर कोई भी एक भी स्टूडेंट अगर इस क्लास को मेरे अटेंड कर रहा है, तो उसको अदर क्लास या फिर अदर यूट्यूब चैनल की सहारा लेने की जरूरत ही ना पड़े, या फिर नेट में कुछ चीज सर्च करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ऐसा कोशिश कर रहा हूं मैं। हो सकता है कि 100% ना कर पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश पूरी रहेगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर से ये समझ में आ गया कि आपको क्या क्या पढ़ लिया अपन? टंग रेल पढ़ लिए, उसके बाद स्टॉक रेल पढ़ लिए, नोजिंग क्या होता है, टो क्या होता है, हिल क्या होता है। यहाँ पर आपका, यहाँ पर अगर दिख रहा होगा आपको तो हिल ब्लॉक है, ठीक है ना। हिल ब्लॉक समझ में आ गया है, हिल ब्लॉक भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है एक स्टेप आगे, हिल क्लियरेंस के बारे में। तो हिल क्लियरेंस जो होता है, इनर फेस ऑफ द स्टॉक रेल से आउटर फेस ऑफ द टंग रेल। क्या बोला मैं? थोड़ा सा ना इसको मैं क्या कर लेता हूँ, शार्प कर लेता हूँ और इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। तो यहां पर से मैं बोल रहा हूं, ये जो आउटर फेस है, क्या ये आउटर फेस ऑफ द टंग रेल है, और इनर फेस ऑफ द स्टॉक रेल के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? हिल क्लियरेंस बोलते हैं। ये ग्रीन कलर दिख पा रहा है कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, अगर नहीं दिख पा रहा है तो हिल क्लियरेंस, ठीक है ना, हिल क्लियरेंस। हिल क्लियरेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मैं बोला हिल डाइवर्जेंस भी बोलते हैं।
डाइवर्जेंस, क्या स्पेलिंग हो जाएगा, डाइवर्जेंस, ठीक है ना। हिल क्लियरेंस को ही हिल डाइवर्जेंस भी बोलते हैं। एकदम स्लो चल रहा हूँ क्योंकि आगे जो होगा ना स्लाइड उसमें बहुत स्पीड से करूंगा ना, क्योंकि यहीं पर से एकदम मर मर के समझा रहा हूँ मैं, तो आप लोग भी थोड़ा कॉन्सेंट्रेट के साथ उसको समझ लो, है ना। तो हिल क्लियरेंस को ही हम लोग हिल डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और हिल ब्लॉक क्या होता है वो समझ में आ गया क्या? अच्छा, अब मैं बता रहा हूँ हिल ब्लॉक क्या होता है। हिल ब्लॉक क्या होता है मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि हो सकता है पहले ना समझ में आया हो। तो ये इनर फेस ऑफ द स्टॉक रेल है और आउटर फेस ऑफ द टंग रेल के बीच में ये आपका हिल ब्लॉक है। यहाँ पर दिख पा रहा होगा अगर तो, वैसे ये ब्लर हो जा रहा है धुंधला, लेकिन फिर भी ये जो है आपका हिल ब्लॉक है। तो हिल ब्लॉक और हिल क्लियरेंस में कौन बड़ा होता है, अगर अगर क्वेश्चन में आ गया तो क्या बोलोगे, मतलब कौन सा डिस्टेंस? तो हिल डाइवर्जेंस छोटा होता है क्योंकि वो आउटर ऑफ द टंग रेल और इनर ऑफ द स्टॉक रेल के बीच में है ना, जबकि हिल डाइवर्जेंस क्या होता है, इनर ऑफ द स्टॉक रेल और आउटर ऑफ द टंग रेल के बीच में है। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा सा स्लो करना जरूरी था। अब ध्यान देना। अब हम लोग एक स्टेप फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लेंजवे क्लियरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। फ्लेंजवे क्लियरेंस से पहले आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो दिख रहा है आपका, अरे व्हाइट कलर कर लूं क्या, थोड़ा सा दिखेगा। देखो ये चेक रेल है, क्या बोला मैं, चेक रेल। चेक रेल जो है स्टॉक रेल के पास, ये जो यहाँ पर सपोर्ट के लिए प्रोवाइड किया गया, क्यों प्रोवाइड किया गया उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस उसको समझ लो, वो चेक रेल है, ठीक है ना, चेक रेल है। और एक जो होता है आपका विंग रेल होता है। विंग रेल यहाँ पर है, ये दोनों विंग रेल है। यहाँ पर क्या होता है, विंग रेल होता है। अभी मैं ऊपर बता भी देता हूँ। ये इस डायग्राम में देखो, तो चेक रेल आपको दिखाया गया है, ये देखो चेक रेल। अब यहाँ पर कलर चेंज करना पड़ेगा फिर से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेक रेल हो जाएगा, ठीक है ना, चेक रेल समझ में आ गया। और ये दोनों जो है आपके विंग रेल है। विंग रेल दिख रहा है ना आपको, कौन विंग रेल है कौन चेक रेल है समझ में आ गया अब इसमें भी और उसमें भी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये मैं बता दिया। अब मैं बोलूंगा कि फ्लेंजवे क्लियरेंस जो होता है वो स्टॉक रेल और विंग रेल, सॉरी स्टॉक रेल और चेक रेल के बीच में जितना स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं, देखो ग्रीन कलर से बनाया हूं, ठीक है ना, जितना स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेंजवे क्लियरेंस बोलते हैं। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड चेक रेल, ठीक है ना। देखो ये आ गया समझ में, आ गया ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ फ्लेंजवे क्लियरेंस क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन होगा वो स्टूडेंट जो पहली बार पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो फ्लेंजवे क्लियरेंस, हिल क्लियरेंस, ये सब दिया रहता है क्वेश्चन में। अब मैं बोल दूंगा, क्वेश्चन ऐसा आता है कि फ्लेंजवे क्लियरेंस और हिल क्लियरेंस में कौन बड़ा होता है। अभी हिल क्लियरेंस पढ़े तो हिल क्लियरेंस पूरा इतना बड़ा है, तो जाहिर सी बात है हिल क्लियरेंस बड़ा होगा फ्लेंजवे क्लियरेंस से, जबकि फ्लेंजवे क्लियरेंस तो बस एक क्लियरेंस है चक्के को पास करने के लिए, तो वो फ्लेंजवे क्लियरेंस लगभग 6 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है ना। तो फ्लेंजवे क्लियरेंस हमेशा छोटा होता है हिल क्लियरेंस से, ठीक है, आते जा रहा है समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं चेक रेल में। तो देखो चेक रेल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो चेक रेल विच आर प्रोवाइडेड टू गाइड द व्हील फ्लेंज। मैं बोला कि जो चक्का होता है उसको एक प्रकार से वो डायरेक्शन देता है, उसको बचाता है डी रेल होने से, ठीक है ना। डी रेल होने की संभावना जहां पर होती है वहीं पर हम लोग चेक रेल प्रोवाइड कर देते हैं। ऊपर डायग्राम में देखना, यहाँ पर नोजिंग में एक्चुअली में क्या होता है, नोजिंग वो पोर्शन होता है जहां पर सबसे ज्यादा डी रेल होने की संभावना होती है, इसीलिए यहाँ पर ट्रेन कभी स्पीड में नहीं चलता। देखना कभी भी जो क्रॉसिंग करता है एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जब ट्रेन जाता है तो कभी भी स्पीड में नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पर जो नोजिंग जो होता है, नोजिंग वाला पोर्शन, जो क्रॉसिंग वाला पोर्शन, सॉरी जो सर्कल में बताया गया है क्रॉसिंग, वहां पर सबसे ज्यादा जो होता है संभावना होता है डी रेल होने की। तो चेक रेल एक प्रकार से प्रोवाइड करता है कि चक्के को कि आप कहाँ रहें, स्टॉक रेल में ही बने रहें, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन के स्टॉक रेल में बने रहें, इसलिए चेक रेल प्रोवाइड। यहाँ पर एक बार फंस जाएगा चेक रेल में जाके तो फिर वो इधर नहीं आ पाएगा ना, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो ना, एकदम सिंपल भाषा में एंड नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एकदम टेक्निकल समझा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, एकदम नॉर्मल। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, है ना, आ रहा होगा मतलब।
तो अब ये आपको समझ में आ गया चेक रेल का काम क्या होता है। अब ये चेक रेल में एक तो फ्लेयर बना है, फ्लेयर क्या होता है उसको मैं बाद में बताऊंगा, अभी बस चेक रेल को समझ लो, ठीक है। चेक रेल समझ में आ गया ना। और एक विंग रेल भी होता है, ये विंग रेल है, कौन सा विंग रेल आपको डायग्राम में दिख रहा है ना, ये एरो से बनाया गया है, ये विंग रेल, ठीक है। तो ये विंग रेल जो होता है वो टंग रेल के साथ ही बना हुआ है, ठीक है ना, टंग रेल से जुड़ा ही हुआ है ना, ठीक है। ये विंग रेल क्या प्रोवाइड करता है, विंग रेल भी सेम वही प्रोवाइड करता है। ये भी क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ट्रेन को कि वो नोजिंग से क्या ना हो जाए, डीरेल ना हो जाए, ठीक है ना। एक्चुअली में नोजिंग के पास आता है, देखना जब ट्रेन चलता है तो कैसे बजता है, खटर 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 खटर। तो वो ऐसी पोर्शन जो होते हैं ना जहां पर रेल में गैप हो जाता है, तो वहीं पर जो ट्रेन रहता है उसको झटका पड़ता है, इसलिए वो कैसे साउंड करता है, खटर 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 खटर। समझ में आते जा रहा है ना मतलब, ठीक है। तो चलो ठीक है, ज्यादा हो जा रहा है। तो अब ये समझते हैं, ये इसको अब मैं चेक रेल को आगे बढ़ता हूँ ना, तो लीड रेल में आते हैं। लीड रेल क्या होता है इसको समझते हैं। देखो ये कर्व वाला पोर्शन होता है, टंग रेल जो है वो कर्व वाला पोर्शन है ना, मतलब यहां से स्टार्ट हुआ टो से, और यहां पर जाके क्या हो रहा है, नोजिंग के पास या फिर क्रॉसिंग के पास खत्म हो रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व लीड। मतलब टोटल डिस्टेंस, टो जहां से स्टार्ट हुआ, मतलब टो ऑफ टंग रेल से लेके नोजिंग ऑफ या फिर नोज ऑफ क्रॉसिंग के बीच के डिस्टेंस को, ये पूरे डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्व लीड बोलते हैं, ठीक है ना, लीड ऑफ रेल, ठीक है ना। तो कर्व लीड किसको बोलते हैं, समझ में आ गया क्या। कर्व लीड को मैं सीएल लिख देता हूं। अब ये जो रेड वाला पोर्शन है, सिर्फ रेड वाला पोर्शन ना, टो से लेके रेड वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच लीड। क्या बोलते हैं, स्विच लीड बोलते हैं। इसको मैं लिख देता हूं एसएल, मतलब स्विच लीड। अब जो बचा हुआ पोर्शन है, ठीक है, मतलब ये टोटल क्या था, कर्व लीड था। तो टोटल जो कर्व लीड है उसमें मैं स्विच लीड को माइनस कर दूंगा, तो ये बचा वाला पोर्शन, ठीक है, ये बचा वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीड ऑफ रेल, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, या फिर सिर्फ लीड बोल लो, लीड बोलू, लीड ही बोलूंगा ना इसको, ठीक है ना, लीड, हाँ ठीक। तो लीड बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से मैं ये जान सकता हूं कि कर्व लीड जो होता है, स्विच लीड प्लस क्या होता है, लीड ऑफ रेल के बराबर होता है, लीड ऑफ रेल के बराबर होता है। अब इसको यहां पर से समझ लेते हैं। ये आपका टंग रेल है, टंग रेल में आपका ये टो है, टो से लेके ये हिल है, ठीक है ना। तो यहां से यहां तक जहां मैं ग्रीन पॉइंट बनाया हूं उसको हम लोग स्विच लीड बोलते हैं, और जो नोज ऑफ नोजिंग है वहां से लेके हिल के डिस्टेंस को लीड ऑफ रेल बोलते हैं। और दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा एक दूसरे से, तो टोटल डिस्टेंस टो से लेके नोजिंग तक को क्या बोलते हैं, बोला मैं, कर्व लीड बोलते हैं, कर्व लीड बोलते हैं। आ गया क्या इतना समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमको समझना है, अब लगभग जो मेन चीज था वो खत्म हो गया, बस नोजिंग वगैरह बचा है थोड़ा सा। अब ऊपर जा रहा हूं मैं, इसको पहले मिटा देता हूं, अब बताता हूं। देखो ये दिख रहा होगा आपको राइट साइड में ग्रीन कलर में मैं सर्कल बना दिया हूँ, स्प्लाइस रेल, ये स्प्लाइस रेल है। जबकि जो मेन रेल का जो रहता है नोजिंग के से कनेक्शन, उसको पॉइंट रेल बोलते हैं। मतलब नोजिंग से ही दोनों, इसको नोजिंग बोलते हैं एक्चुअली। नोजिंग मतलब नोज टाइप का है ना, क्रॉसिंग का जो नोज होता है एक, ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसको नोज बोलते हैं, ठीक। तो नोजिंग से लगा हुआ एक रेल जो मेन लाइन से जुड़ा हुआ है उसको पॉइंट रेल बोलते हैं। नोजिंग से जुड़ा हुआ लगा हुआ एक रेल जो कि आपका ब्रांच लाइन का रनिंग रेल है उसको बोलते हैं स्प्लाइस रेल, ठीक है। तो स्प्लाइस रेल आपको समझ में आ गया, पॉइंट रेल समझ में आ गया। दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ये जो एंगल बन के आएगा, स्प्लाइस रेल और पॉइंट रेल के बीच में जो एंगल बन के आएगा, मान लेते हैं इसको थीटा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको एंगल ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग। ये पूरा जो अरेंजमेंट है हमारा क्रॉसिंग का अरेंजमेंट है। तो इस क्रॉसिंग या फिर क्रॉस ओवर का एंगल क्या होता है अगर पूछेगा, तो एंगल जो होता है वो पॉइंट रेल और स्प्लाइस रेल के बीच में जितना एंगल बनता है उसी को एंगल ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। अभी चिंता मत करो, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अभी सब चीज लिखा हुआ जो नीचे स्लाइड में है उसको आप चाहो तो स्टॉप करके वीडियो को लिख सकते हो, या फिर स्नैपशॉट खींच के, स्क्रीनशॉट खींच के आप बाद में लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
विंग रेल क्या होता है? चेक रेल तो समझ लिए थे, विंग रेल क्या होता है? तो विंग रेल भी वही चीज होता है, मैं बोला था। ठीक है, बस इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है चेक रेल से, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद समझते हैं फेसिंग पॉइंट क्या होता है, इसको मैं बता चुका हूँ। फेसिंग ऑफ रेल आप समझ चुके हो ना, फेसिंग ऑफ रेल क्या होता है, ट्रिलिंग ऑफ रेल। तो लास्ट पॉइंट में आते हैं, फ्लेयर किसको बोलते हैं। देखो चेक रेल और विंग रेल समझ चुके हो, तो चेक रेल और विंग रेल में दोनों में देख रहे होगे कि आपके एंड्स में रेल जो है थोड़ा सा क्या है, डिफ्लेक्ट है, या फिर क्या बोलना चाहिए, वो फ्लेयर है एक्चुअली में। तो फ्लेयर का काम क्या होता है? फ्लेयर का काम होता है, जैसे कि आपका ट्रेन जा रहा है, इधर से आ रहा है, देखो ये नीचे से मैं बना रहा हूँ, ये इधर से आ रहा है, तो वो क्या करता है, इधर जब प्रवेश करेगा, एंट्री करेगा, तो आपका अंदर रहेगा, दोनों के बीच में रहेगा, चेक रेल और स्टॉक रेल के बीच में चक्का रहेगा। वैसे ही इधर विंग रेल और ये जो स्प्लाइस रेल है उसके बीच में चक्का जाते जाएगा। लेकिन जब नोजिंग पॉइंट एक क्रिटिकल पॉइंट है, मैं बोला, तो वहां पर डीरेल होने की संभावना होती है, तो उसलिए क्या करता है वो, उसको अंदर ही बनाए रखता है। ठीक है ना, इधर से अच्छे से नहीं समझ में आया होगा, इसको देखो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इधर से देखो समझ में आएगा। ओ शिट, क्या हो गया? हाँ, देखो जब ट्रेन इधर से जा रहा है, मतलब फेसिंग डायरेक्शन से जब जा रहा है, सीधा जा रहा है, ठीक है ना, जब सीधा जा रहा है, तो अब उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जब नोजिंग पॉइंट में आएगा तो वहां पर डीरेल होने की संभावना है। लेकिन जो फ्लेयर बनाया गया है वो क्या करेगा, चक्के को अंदर ढकेलेगा, अंदर ढकेलेगा और अंदर ले जाएगा, जिसके कारण नोजिंग में एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में बस इतना ही है। आगे बढ़े क्या? ठीक है, इसमें मेरे को कुछ समझाना था क्या? इसमें ना मैं कुछ पॉइंट समझा देता हूँ, जो पॉइंट बच गए हैं उसको मैं समझा देता हूँ। हिल डाइवर्जेंस तक इसमें समझ लिए थे, फ्लेंजवे क्लियरेंस भी समझ लिए थे, चेक रेल क्या होता है, तो चेक रेल को मैं बता देता हूँ। चेक रेल आपको ये जो दिख रहा है, व्हाइट कलर कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये जो व्हाइट कलर है ये आपका चेक रेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बना दिया कि चेक रेल ही गायब हो गया, ये आपका चेक रेल दिख रहा होगा। ठीक है, और इधर वाला जो चेक रेल है ब्रांच लाइन का, इधर आपका चेक रेल दिख रहा है। ओके, और विंग रेल भी आपको दिख रहा होगा, ये जो टंग रेल से कनेक्टेड है, इधर वाला विंग रेल है और इधर वाला विंग रेल ये है, ऐसा टेक करके। ठीक है ना, विंग रेल। आगे समझ में? अब समझते हैं लीड ऑफ रेल को। अच्छा, ये सब मैं समझा दिया हूं, तो आगे बढ़ते हैं। नोजिंग आपको दिख रहा है क्या? ये नोज है आपका, ये वाला और ये वाला रेल को हम लोग क्या बोलते थे, इस रेल को बोलते थे जो मेन रेल के साथ है, पॉइंट रेल बोलते थे। ठीक है, और जबकि इसको कौन सा रेल बोलते थे? देखो मैं बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और जल्दी से लोगों को समझ में नहीं आता है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा ना, मतलब नोज के साथ जो ब्रांच लाइन से कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, उसको हम लोग बोलते थे स्प्लाइस रेल बोलते थे, स्प्लाइस। ठीक है ना, स्प्लाइस रेल बोलते थे। और दोनों के बीच में जो एंगल होता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, दोनों के बीच में जो एंगल मान लो थीटा, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, एंगल ऑफ क्रॉसिंग बोलते थे। अब आ गया होगा समझ में मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट एंड क्रॉसिंग में आपको बताया गया है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग होता क्या है। तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग एक अरेंजमेंट होता है वन ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए। स्टॉक रेल क्या होता है, तो एक फिक्स्ड रेल होता है। टंग रेल क्या होता है, तो टंग रेल एक टेपर्ड रेल होता है, मतलब मूवमेंट करने वाला रेल होता है, और जो कि हम लोग इसको स्विच रेल भी बोलते हैं। एक पॉइंट मैं भूल गया हूं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऊपर में मैं फिर से जा रहा हूं, अब मैं बताता हूं। दो टंग रेल एक दूसरे से किससे कनेक्टेड होते हैं, तो स्ट्रेचर बार से कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रेचर से कनेक्टेड होते हैं। ये लोहा का स्ट्रेचर है, वो आपको दिख नहीं रहा होगा शायद क्लियरली, लेकिन ये स्ट्रेचर से कनेक्टेड होते हैं, और उसी से वो स्ट्रेचर जो होता है मतलब दो टंग रेल को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है, स्टेबिलिटी नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसको उसके पोजीशन में बना के रखता है। ठीक है, और इसी के हेल्प से यहाँ पर हैंडल होता है, मैनुअली भी हो सकता है या फिर मशीन ऑपरेटेड भी हो सकता है, मतलब ऑटोमेटिक, जो कि टंग रेल को मूव करने का काम करता है। ठीक है ना, जिससे हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि ट्रेन सीधा जाएगा कि मुड़ेगा। ठीक है ना, कोई सा भी टर्न लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, आगे समझ में। तो स्ट्रेचर बार क्या काम करता है, दो टंग रेल को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। आगे समझ में, तो ये स्ट्रेचर बार होता है। उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं स्विच एंगल क्या होता है।
तो स्विच एंगल तो वही एंगल होता है जो स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में होता है। थ्रो ऑफ स्विच क्या होता है, तो थ्रो ऑफ स्विच भी मैं बता चुका हूँ। थ्रो ऑफ स्विच जो होता है टंग रेल और स्टॉक रेल के बीच में जो एंगल होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए मिनिमम और मैक्सिमम थ्रो ऑफ स्विच कितना होता है। तो थ्रो ऑफ स्विच जो होता है 95 mm होता है, 115 mm होता है ब्रॉड गेज के लिए, 89 mm और 100 mm होता है, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, 95 mm और 115 mm थ्रो ऑफ स्विच होता है मिनिमम और मैक्सिमम ब्रॉड गेज के लिए, और थ्रो ऑफ स्विच जो होता है मीटर गेज के लिए वो होता है 89 और 100 mm। 100 mm मतलब 100 mm, ठीक है ना, 100 mm, ओके। अच्छा, कभी कभार 100 mm की जगह में 105 भी शायद मैं कहीं देखा हूँ, खैर ठीक है, अभी 100 mm याद रखो, ठीक। उसके बाद फिर देखते हैं हिल ब्लॉक। हिल ब्लॉक क्या होता है, तो हिल ब्लॉक हम लोग हिल में प्रोवाइड करते हैं, किसके किसके बीच में प्रोवाइड करते हैं, मैं बोला था किसके किसके बीच में प्रोवाइड करते थे, स्टॉक रेल के इनर और टंग रेल के आउटर। हिल क्लियरेंस क्या होता है, स्टॉक रेल के इनर और टंग रेल के इनर, दोनों के इनर। तो ये ज्यादा बड़ा होता था, और ब्रॉड गेज के लिए हम लोग कितना, मैं बोला था ना इसको, मैं बस आगे बोल के पढ़ते जाऊंगा करके, क्योंकि उधर हम लोग ऊपर में समझ चुके हैं। ब्रॉड गेज के लिए 133 से लेके 137 mm तक क्या होता है, हिल क्लियरेंस होता है। फिर से बोल देता हूँ, हिल क्लियरेंस ब्रॉड गेज के लिए कितना होता है, तो 133, 133 से लेके 137 mm होता है। फ्लेंजवे क्लियरेंस क्या होता है, तो फ्लेंजवे क्लियरेंस जो होता है आपका चेक रेल और स्टॉक रेल के बीच में जो स्पेसिंग होता है 6 सेंटीमीटर या फिर 60 mm मिनिमम हम लोग कम से कम इतना प्रोवाइड करते हैं। चेक रेल क्या होता है, तो चेक रेल प्रोवाइड करते हैं हम लोग गाइड करने के लिए व्हील फ्लेंज को, ठीक है ना। व्हील फ्लेंज मतलब समझ लें वो चक्का, उसके बाद फिर अपोजिट व्हील जंपिंग ऑन द गैप ऑफ डिफ्रम, मतलब नोजिंग से वही आपका डीरेल ना हो जाए इसलिए। उसके बाद फिर लीड रेल क्या होता है, तो लीड रेल जो होता है वो हील ऑफ द टो से लेके नोज ऑफ द क्रॉसिंग के बीच का डिस्टेंस होता है। कर्व लेड इज इक्वल टू स्विच लेड प्लस लेड ऑफ रेल होता है। उसके बाद फिर नोजिंग क्या होता है, तो इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रनिंग फेस ऑफ द स्प्लाइस रेल एंड पॉइंट रेल के बीच में। एंगल ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है, तो वही स्प्लाइस रेल और क्या था, पॉइंट रेल के बीच में जो एंगल। विंग रेल क्या होता है, विंग रेल ये सब मैं लिख दिया हूँ, आप लोग स्टॉप कर करके लिख सकते हैं। विंग रेल क्या होता है, तो ये बेंट अप लेंथ ऑफ द रेल नोजिंग के साथ जुड़ा रहता है ना, नोजिंग के पास होता है, मतलब नोजिंग से दूर क्या होता था, चेक रेल, लेकिन नोजिंग के पास क्या होता है, विंग रेल होता है, ठीक है ना। और टंग रेल से जुड़ा हुआ रहता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो वही सेम, ठीक है ना। व्हील फ्लेंज देयर प्रॉपर रूट, मतलब अपने प्रॉपर पोजीशन में रहे व्हील का फ्लेंज, इसलिए। फेसिंग डायरेक्शन क्या होता है, तो फेसिंग डायरेक्शन जब हम लोग मेन ट्रैक के डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब पहले क्या आ रहा है आपका स्विच आ रहा है और उसके बाद फिर क्या आ रहा है, क्रॉसिंग आ रहा है। ट्रेलिंग जस्ट वाइस वर्सा हो जाएगा। उसके बाद फ्लेयर क्या होता है, तो फ्लेयर जो होता है चेक रेल और विंग रेल दोनों में फ्लेयर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है ना। क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि एडजेसेंट रेल जो है वो आपका किसमें, रनिंग फेस के साथ बने रहे। उसके बाद फिर समझते हैं थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग क्या होता है। तो ये आपका दो रेल दिख रहा होगा, दो रेल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये एक्चुअल रेल ऑफ क्रॉसिंग है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग है। ये जो दिख रहा है बस वही है, उसको मैं क्या बताऊं, है ना। एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग कैसा दिख रहा है आप लोग देख सकते हैं, और जबकि थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग क्या रहता है, उसको हम लोग जब एक्सटेंड करते हैं और जिस पॉइंट में मिलता है उसी को हम लोग थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग और थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग समझ में आ गया, तो थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग शार्प होता है बोल सकते हैं। उसके बाद आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट नोट को भी याद रख सकते हैं या फिर रखना पड़ेगा, कि गुड ट्रेन जो होता है उसके लिए टर्न आउट कितना होता है, 1 in 8.5 का टर्न आउट होता है, जबकि 1 in 12 टर्न आउट कितना होता है, स्लीपर के लिए होता है। क्या क्या बोल दिया मैं, 1 in 12 टर्न आउट जो होता है वो पैसेंजर के लिए होता है, ठीक है ना। दो ट्रेन होता है ना, गुड्स ट्रेन होता है, पैसेंजर ट्रेन होता है। गुड्स ट्रेन के लिए 1 in 8। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा है क्या, टर्न आउट तो समझ में आ रहा होगा। टर्न आउट वो होता है जो कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए अलाउ कर रहा है, मतलब ऐसा अरेंजमेंट है। लेकिन ये 1 in 8.5 क्या है, जैसे कि 1 आपका क्या हो गया, वर्टिकल हो गया, और 8.5 क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, जैसे कि ये एक ट्रैक था और ये दूसरा ट्रैक था, तो ये दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल को मैं 1 in 8.5 मतलब इस टर्म में भी लिख सकता हूँ ना, एंगल को पता तो होगा, तो वही चीज है। तो 1 in 8.5 जो टर्न आउट्स होते हैं, ठीक है ना, वो किसके लिए होते हैं, गुड्स ट्रेन के लिए टर्न आउट होता है। जबकि 1 in 12 टर्न आउट जो होता है, अच्छा 1 in 12 और 1 in 8.5 में कौन ज्यादा स्लोप होगा या फिर कौन सा ज्यादा एंगल होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ, पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें आपको एक पॉइंट और ये याद रखना है कि गुड्स ट्रेन के लिए 1 in 8.5 टर्न आउट होता है, और स्लीपर की कितनी जरूरत पड़ती है, तो स्लीपर की जरूरत पड़ती है 62, मतलब जो पॉइंट एंड क्रॉसिंग होता है उसमें कितने स्लीपर होते हैं, 62 स्लीपर होते हैं
गुड्स ट्रेन के केस में। पैसेंजर ट्रेन जनरली ब्रॉड गेज का होता है, तो ब्रॉड गेज के लिए 1 in 12 टर्न आउट होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। तो ब्रॉड गेज के लिए 1 in 12 टर्न आउट, या फिर मीटर गेज के लिए, ऊपर वाला मीटर गेज के लिए बोल सकते हो, मीटर गेज के लिए 1 in 8.5 टर्न आउट। तो 1 in 12 टर्न आउट में कितने स्लीपर की जरूरत पड़ती है, या फिर पॉइंट एंड क्रॉसिंग में जो 1 in 12 टर्न आउट वाले पॉइंट एंड क्रॉसिंग में 70 स्लीपर की जरूरत पड़ती है। तो 62 स्लीपर मीटर गेज में, 70 स्लीपर ब्रॉड गेज में, ऐसा भी बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग आपको सिर्फ मैं आपको पिक्चर दिखाते जाऊंगा, समझाते जाऊंगा, ठीक है, आपको समझना है। तो क्रॉसिंग जो होता है, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग होता है, स्क्वायर क्रॉसिंग होता है, ठीक है ना। एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल तो बचपन में पढ़े होगे ना, न्यून कोण, अधिक कोण हिंदी में, स्क्वायर क्रॉसिंग होता है। तो 3 प्रकार के क्रॉसिंग आप लोग देखेंगे। तो यहाँ पर से टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग में सबसे पहला वाला जो क्रॉसिंग दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, हो गया कलर चेंज। अब इसको बोलते हैं हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, ठीक है ना, ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग बोलते हैं। उसके जस्ट नीचे वाला भी ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग है, ठीक है ना। देखो ये नोज ऑफ क्रॉसिंग है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग है। और ऑब्ट्यूज एंगल नीचे वाला भी ऑब्ट्यूज है, लेकिन इसको हम लोग डायमंड क्रॉसिंग भी बोलते हैं। डायमंड क्रॉसिंग क्यों बोलते हैं बता रहा हूँ, एक मिनट, डायमंड लिख देता हूँ पहले। ये डायमंड क्रॉसिंग है। तो डायमंड क्रॉसिंग मतलब एक ट्रैक था, ठीक है ना, ऐसा मैं बना दे रहा हूँ, एक ट्रैक और दूसरे ट्रैक को ऐसा क्रॉस कर रहा है। इस पूरे अरेंजमेंट को सीजर क्रॉस ओवर बोलते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है ना। मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में पूरा जा रहा है, उस अरेंजमेंट को सीजर क्रॉस ओवर बोलते हैं। लेकिन ये जो आपका इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमंड डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। डायमंड क्रॉसिंग में क्या होता है कि 2 ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, बस ट्रेन बोल दिया क्या, ट्रैक ट्रैक, ठीक है ना। एक बार फिर से बना देता हूँ, ये एक ट्रैक था, ये एक दूसरा ट्रैक था। डायमंड क्रॉसिंग भी ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग के अंतर्गत में आता है। खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्ट्यूज के बाद आता है एक्यूट एंगल क्रॉसिंग। राइट में आपको दिख रहा होगा, ये एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग एकदम छोटा सा दिख रहा होगा, दोनों ट्रैक के बीच में जो एंगल बन के आ रहा है, ठीक है ना, एकदम कम। और नीचे वाला भी क्या है आपका, एक्यूट एंगल क्रॉसिंग है। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग समझ में आ गया क्या, बहुत कम एंगल होता है, ठीक है ना, 2 ट्रैक के बीच में, बस वही। और ये जो आपका लेफ्ट साइड में नीचे में दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 90 डिग्री में क्रॉसिंग होता है तो स्क्वायर क्रॉसिंग, SQ, स्क्वायर क्रॉसिंग, ठीक है ना। तो स्क्वायर क्रॉसिंग क्या होता है, जब 2 ट्रैक एक दूसरे को 90 डिग्री में क्रॉस करता है, जब 2 ट्रैक एक दूसरे को 90 डिग्री में क्रॉस करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्रॉसिंग बोलते हैं। तो एक बार और रिवीजन कर देता हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग आपको दिख रहा होगा, ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग है। डायमंड क्रॉसिंग जो होता है वो भी ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग होता है। राइट साइड में आपको एक्यूट एंगल क्रॉसिंग दिख रहा है, ठीक है ना। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग न्यून कोण से एक दूसरे को काट रहा है, और उसके बाद स्क्वायर क्रॉसिंग 90 डिग्री से एक दूसरे को काट रहा है। आगे बढ़ रहे हैं क्या। आगे में अपने को मिलेगा 3 थ्रो स्विच। क्या बोला मैं, 3 थ्रो स्विच। 3 थ्रो स्विच मतलब कि एक ट्रैक सिंगल ट्रैक आ रहा था बढ़िया से, लेकिन अचानक से क्या हो गया, 3 ट्रैक में बढ़ गया। 3 ट्रैक में बढ़ गया, एक ट्रैक इधर, एक ट्रैक सीधा और एक ट्रैक लेफ्ट में, एक लेफ्ट एक राइट और एक सीधा। समझ में आ रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि एक लेफ्ट राइट और एक सीधा ही हो सकता है कि एक सीधा और 2 ठोक राइट, या फिर उल्टा हो सकता है, एक सीधा 2 ठोक लेफ्ट। तो वो सब भी मतलब एक ट्रैक से 3 ट्रैक का निकलना ही क्या कहला रहा है, 3 थ्रो स्विच। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें आपको पूछेगा कि 3 थ्रो स्विच में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है कि कितने सेट ऑफ स्विच हैं, कितने सेट ऑफ क्रॉसिंग है। तो आपको अगर समझ में आता होगा तो बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर नोजिंग कितना है, 1 नोज, 2 नोज और 3 नोज। तो जितने नोज उतना क्रॉसिंग, ठीक है ना, मैं बोला था ना, जितना नोज उतना क्रॉसिंग, क्रॉसिंग में ही नोज रहता है। तो 3 क्या है इसमें, क्रॉसिंग है, ठीक है। और कितने स्विच हैं, एक स्विच इधर है, जिधर टंग रेल उधर स्विच, इधर एक टंग रेल इधर है और एक टंग रेल इधर होगा। गोल गोल सर्कल बनाते जा रहा हूँ व्हाइट में, देखो तो 3 टंग रेल हो गया। एक मिनट रुक जाना, 3 क्यों हो गया यार, सॉरी, यहाँ पर मैं गलत कर दिया। देखो 3 नोजिंग तो समझ में आ गया, 3 नोज मतलब 3 क्रॉसिंग। एक टंग रेल आपका इस तरफ होगा और एक टंग रेल कहां पर होगा, स्विचेस,
फिर से गलत कर दिया क्या मैं? 1 मिनट कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर तो मेरे को स्ट्रेचर बार दिख रहा है। हाँ, तो यहाँ पर 2 ठोक होगा, वो सामने नहीं होगा भाई, सीधा नहीं होगा, सीधा में नहीं होगा कि होगा। 1 मिनट, देखो सामने से सीधा ट्रेन आ रहा था, ट्रेन आ रहा था, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि सीधा जाना है उसको, लेकिन 2 स्विच वहां पर मिल जाओ। ठीक 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 ठीक, तो हो जाता है कभी कभार कंफ्यूजन। तो यहाँ पर नहीं होगा ना भाई स्विच रेल, जो मैं अभी बता रहा था ना, 2 ठोक सर्कल बनाया, वो यहीं पर 2 ठोक होगा स्विच, यहीं पर 2 स्विच होगा, ठीक है ना। वो जो सामने सीधा एक 1 ट्रैक आ रहा है सिंगल ट्रैक, वहीं पर 2 स्विच होगा, सॉरी, तो वहीं पर 2 स्विच होगा, ठीक है ना, जो कि अलाउ करेगा लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है कि सीधा जाना, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। वैसे मैं चाहूँ तो बता सकता हूँ, मेरे को आ गया है समझ में, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी कि आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि नोजिंग कितना होगा, जितना नोजिंग होगा उतना क्रॉसिंग होगा, और स्विच जो होगा आपका, वो जो एक सिंगल ट्रैक आ रहा है उधर एक स्विच होगा, एक स्विच जो होगा वो अलाउ करेगा या तो सीधा जाओ या लेफ्ट जाओ, और दूसरा स्विच अलाउ करेगा या तो राइट जाओ या सीधा जाओ। बस इतना ही खेल है और कुछ नहीं। अब आगे देखते हैं। ये जो है आपका क्रॉस ओवर है, ठीक है, क्रॉस ओवर, क्रॉस ओवर या फिर पॉइंट एंड क्रॉसिंग बोल लो, या फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, टर्न आउट, तीनों एक ही चीज है, मैं बोला था। अब ये पूरा अरेंजमेंट है, हम लोग क्या करते थे कि सिर्फ इतने ही भाग को पढ़ते थे, ठीक है ना। अब ये 2 अरेंजमेंट एक साथ है ना, तो इसमें आपको बोलेगा, इसी को क्रॉस ओवर बोलते हैं। समझ में आ गया? क्रॉस ओवर मतलब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाने के लिए जो अरेंजमेंट प्रोवाइड करते हैं उसी को हम लोग क्रॉस ओवर बोलते हैं। तो इस क्रॉस ओवर में ये सिंगल क्रॉस ओवर है, ठीक है ना। डबल क्रॉस ओवर कैसे होता, मान लो कि अगर मैं इसको बना देता डबल क्रॉस ओवर, मतलब एक डायमंड क्रॉसिंग कर देता मैं ऐसा करके, एक डायमंड क्रॉसिंग आ गया है, इसी को डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं, बीच वाले अरेंजमेंट को। तो जब 2 क्रॉसिंग एक साथ होता है तो उसी पूरे अरेंजमेंट को सीजर क्रॉस ओवर बोलते हैं। आगे मैं समझाऊंगा, अभी बस इतना समझ लो, ये सिंगल क्रॉस ओवर है। तो सिंगल क्रॉस ओवर में आपको पूछेगा कि कितने स्विचेस है और कितने, इसको मैं यहां लिख देता हूँ, ये क्या है आपका क्रॉस ओवर है। क्रॉस ओवर में कितने सेट ऑफ स्विच हैं और कितने सेट ऑफ क्रॉसिंग है, ये आपको पूछ सकता है। तो सिंगल क्रॉस ओवर में हम लोग जान रहे हैं कि सीधा जा रहे थे, ठीक है, सीधा जा रहे थे, इधर से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, एरो दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हमको क्या मिला, चेक रेल मिला, और इधर से आपका थोड़ा सा टंग रेल मिला। तो मतलब पहले क्या आ रहा है आपका, पहले क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है कि स्विच आ रहा है, ये चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ। उधर से आते तो पहले स्विच आता है, इधर से आ रहे हो तो पहले क्या आ गया है आपके पास, नोजिंग आ गया है। तो ये आपका नोजिंग है, और इधर वाले में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका नोजिंग है। आगे समझ में? तो ये 2 नोजिंग है, मतलब 2 क्रॉसिंग है, यहाँ पर ये 2 क्रॉसिंग है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहां पर टंग रेल अलाउ कर रहा है, यहाँ पर क्या प्रोवाइड करेंगे हम लोग, स्ट्रेचर बार, मतलब कि यहाँ और ये यहाँ। तो 2 स्विच हो जाएगा और 2 क्रॉसिंग हो जाएगा। समझ में आते जा रहा है कि नहीं? थोड़ा सा ना, ये अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। सिर्फ इतना सा खेल है कि आपको नोजिंग और स्विच पहचानने आना चाहिए, या फिर कहां पर टंग रेल होगा वो पहचानने आना चाहिए। जहां पर टंग रेल होगा वहीं पर स्विच या फिर स्ट्रेचर बार प्रोवाइड करोगे ना, तो स्ट्रेचर बार ही आपको अलाउ करता है कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो जहां पर नोजिंग होगा वहां पर उतने नंबर ऑफ क्रॉसिंग होगी, जितने नंबर ऑफ नोजिंग उतने नंबर ऑफ क्रॉसिंग, जितने नंबर ऑफ स्विच उतने नंबर ऑफ स्ट्रेचर बार, या फिर उल्टा बोल सकते हो, जितने नंबर ऑफ स्ट्रेचर बार या फिर जितने नंबर ऑफ टो उतने नंबर ऑफ स्विच। ठीक है, आगे बढ़ूं? नहीं समझ में आया होगा, मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बस इतना ही सा खेल है। क्रॉस ओवर आपको समझ में आना चाहिए, कैसा दिखता है, कैसा अरेंजमेंट होता है। नहीं समझ में आया तो रट लो, जो भी करो, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता भाई, ठीक है। क्योंकि इससे ज्यादा समझाने के लिए मेरे को रेलवे ट्रैक में आप लोगों को ले जाना पड़ेगा, साक्षात लेके, और फिर समझाना पड़ेगा। ठीक, आगे देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है सीजर क्रॉस ओवर, कब से मैं बोल रहा था ना, जो सीजर क्रॉस ओवर, सीजर क्रॉस ओवर, ये पूरे अरेंजमेंट को सीजर क्रॉस ओवर बोलते हैं। ठीक है, बीच में जो एक ट्रैक है और ये एक ट्रैक दूसरे को क्रॉस किया, इस सिर्फ ये छोटे से अरेंजमेंट को डायमंड क्रॉसिंग बोलते हैं। क्रॉसिंग कौन सा है? डायमंड क्रॉसिंग। लेकिन ये पूरे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सीजर क्रॉस ओवर बोलते हैं। और ये सीजर क्रॉस ओवर क्या होता है?
दो क्रॉसओवर से मिलके बनता है। ये एक क्रॉसओवर था, ये एक क्रॉसओवर है कि नहीं, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जा रहा है, और ये एक दूसरा क्रॉसओवर है कि नहीं, एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जा रहा है। तो बस दोनों क्रॉसओवर को जोड़ दोगे तो ये बनता है आपका सीजर क्रॉसओवर। सीजर की स्पेलिंग लिख देता हूँ, ACISSORS, सीजर्स क्रॉसओवर। क्रॉसओवर आ गया क्या समझ में, सीजर क्रॉसओवर क्या होता है? बस इतना ही सा खेल था, ठीक है। अब इसमें मैं पूछूंगा कि सीजर क्रॉसओवर में कितने नंबर ऑफ क्रॉसिंग और कितने नंबर ऑफ स्विच होंगे। तो बस आप लोगों को दिमाग नहीं लगाना है कि सिंगल क्रॉसओवर था तो उसमें दो स्विच थे, दो क्रॉसिंग थे, तो अब ये डबल क्रॉसओवर है तो दुगना हो जाएगा, चार क्या हो जाएंगे, स्विचेस हो जाएंगे, और चार क्या हो जाएंगे, क्रॉसिंग हो जाएंगे। बस इतना ही सा खेल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं, गैंट लेटर ट्रैक, GAUNT, गैंटलेट ट्रैक। अब ये क्या होता है? ये बस एक ट्रैक दूसरे ट्रैक के साथ मतलब आ जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है कहने के मतलब ओवरलैप नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मतलब एक ट्रैक के अंदर में दूसरा ट्रैक है ना, मान लेते हैं ये एक ट्रैक है, ठीक है ना, ये ब्रॉड गेज ट्रैक है, लेकिन दूसरा ट्रैक आ गया है और ऐसा करके मिल रहा है। मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों पहले सेम ट्रैक थे और उसके बाद दो ट्रैक में बढ़ गए। जैसे आपको दिख रहा होगा ये राइट वाले डायग्राम में, राइट में देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, पहले दो ट्रैक थे और दो ट्रैक फिर दोनों जाके यहाँ पर क्या हो गए, सिंगल ट्रैक बन गए। ये एक ट्रैक था, पीछे अगर जाओगे, पीछे जो दिख नहीं रहा है, तो वहां पर जो पीछे रहा होगा दोनों अलग अलग ट्रैक रहा होगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या हो गया, दोनों ट्रैक एक ही ट्रैक में आके मिल गए। तो यहाँ पर जो अरेंजमेंट है ना, दो ट्रैक एक ही साथ है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंट लेटेड ट्रैक बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गैंट लेटेड ट्रैक हो जाएगा। या फिर एक जो गैंट लेटेड ट्रैक का एग्जांपल वो भी हो जाएगा कि दो गेजेस एक साथ हो, मतलब मीटर गेज भी एक ही ट्रैक में हो और ब्रॉड गेज भी एक ही ट्रैक में हो। देखो उसको बनाने की मैं खुद से कोशिश कर रहा हूँ। देखो अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये मान लेता हूँ, ये ऐसा करके कुछ अरेंजमेंट मैं बना देता हूँ। ये रेल है, ठीक है, बीच वाला मान लेते हैं ये मीटर गेज है, और ये आउटर आउटर वाला मान लेते हैं ब्रॉड गेज ट्रैक है। तो ऐसा ट्रैक भी अगर कहीं देख रहे हो तो उसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैंट लेटेड ट्रैक। तो गैंट लेटेड ट्रैक में दो गेज एक साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका रेलवे इंजीनियरिंग समाप्त नहीं होता, क्योंकि मेरे को जीएस भी बताना है थोड़ा बहुत। देखो जीएस में हम लोग ना डीप में नहीं जाएंगे, दो चार पॉइंट बताऊंगा मैं, क्योंकि जीएस जो हो जाएगा वो पूरा एक टॉपिक ही हो जाएगा, पूरा एक लेक्चर ही हो जाएगा रेलवे इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट जो टेक्निकल पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बाकी जो जीएस के पार्ट में आएगा उसको नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपके सामने जो आ रहा है उसको याद रख सकते हो कि वर्ल्ड में जो सबसे पहला ट्रेन किसके द्वारा चलाया गया या फिर किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपका जॉर्ज स्टीफंस, जॉर्ज स्टीफन के द्वारा स्टीम इंजन का आविष्कार किया गया। बचपन में कई बार पढ़े होंगे स्टीम इंजन का आविष्कार कब हुआ, 1814 में हुआ, 1814 में हुआ। लेकिन सबसे पहला ट्रेन कब चला, तो ट्रेन 1825 में चला। सिंपल सा अंतर है। इन्वेंट कब हुआ, स्टीम इंजन का आविष्कार कब हुआ, तो 1814 में हुआ। 1825 में सितंबर में क्या चला आपका, तो जॉर्ज स्टीफन के द्वारा पहला ट्रेन भी उन्हीं के द्वारा ही चलाया गया। इसमें पूरा डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 1825 याद रख सकते हैं, 1814 याद रख सकते हैं। फर्स्ट ट्रेन इंडिया में कब चलाया गया ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इंडिया में फर्स्ट ट्रेन चलाया गया आपका 16 अप्रैल 1853 को। 16 अप्रैल 1853, ये तो रटा रूट आया होगा मेरे ख्याल से। 16 अप्रैल 1853 को पहला ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के लेंथ में चलाया गया था। उसके बाद फिर रेलवे जोन इंडिया में कितने हैं, तो 18 रेलवे जोन है। सबसे नया रेलवे जोन कौन है, तो साउथ कोस्ट रेलवे है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपका विशाखापट्टनम में है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं लार्जेस्ट एम्प्लॉय वर्क करते हैं रेलवे, मतलब कि रेलवे एक ऐसा पब्लिक सेक्टर यूनिट है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं, प्राइवेट नहीं। प्राइवेट सेक्टर यूनिट बोलेगा तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ जाता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर बोलेगा तो रेलवे में सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन रेलवे जो है वो लार्जेस्ट है, एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है रेलवे में, ठीक है, एशिया का। और वर्ल्ड की लेवल में बात किया जाए तो सेकंड है। उसके बाद बिगेस्ट जोन भी, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें।
बस इतना ही पढ़ते हैं आज। ठीक है, तो बिगेस्ट जोन बोलेगा तो कौन है, तो नॉर्थ रेलवे बोलोगे, दिल्ली उसका हेड क्वार्टर है। लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो ये सब भी रटा उठाया होगा मेरे ख्याल से, गोरखपुर बोलोगे यूपी में है। उसके बाद लार्जेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, तो ये ऐसा ऐसा करके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो प्योर जीएस हो जाता है यार, वो टेक्निकल में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रेलवे इंजीनियरिंग खत्म करते हैं। कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और लेक्चर अगर अच्छा लगा तो दिल से अगर अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।